कल हमने ग्रेविटेशनल फोर्स समझा था, आज इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो वही है, ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज। दोनों बॉडीज के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंडरी प्रॉपर्टी, इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही कम फोर्स लगेगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी है ये हमेशा एक पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के फॉर्म में बनी रहती है। मतलब ये चूहा है और ये हाथी है, तो जितनी फोर्स से हाथी ने चूहे को खींचा है अपनी तरफ, ठीक है, F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, उतनी ही एग्जैक्टली फोर्स लगाएगा कौन, किस पर, जितना जितनी फोर्स से हाथी ने खींचा चूहे को उतनी ही फोर्स से चूहा खींचेगा हाथी को। लेकिन ये दोनों फोर्स एक दूसरे की कैसी होंगी, अपोजिट होंगी, तो निगेटिव आएगा। एक में क्या लाना पड़ेगा आपको, एक में आपको निगेटिव लाना पड़ेगा जब दोनों फोर्स आपके आपस में इक्वल है और अपोजिट है। तो इक्वल भी होती है दोनों फोर्सेस और एक दूसरे के अपोजिट भी होती है। इक्वल है अपोजिट है, तो क्या बनाया इन्होंने, दोनों ने मिलकर एक पेयर बना लिया, पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। समझे बात। अब ये मत सोचना बिल्कुल भी कि हाथी, इतना बड़ा हाथी, इतना ताकतवर हाथी, और इतना छोटा सा बेचारा चूहा, चूहा कैसे हाथी को उतनी फोर्स से खींच लेगा। हाथी तो बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर होता है। ये फिजिकल फिजिकल जो स्ट्रेंथ है, फिजिकल ताकत है, शारीरिक ताकत से इसका कोई मतलब नहीं है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, केवल मास पर डिपेंड है, प्रोडक्ट ऑफ मास पर डिपेंड है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है कि ये मास m1 है और मैं जानबूझकर दूसरा मास बना रहा हूं इरेगुलर शेप का, ऐसे। अब सपोज इस पूरे का सेंटर ऑफ मास यहां है, सेंटर ऑफ मास आपको याद है, इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा। तो एक्चुअल में ये जो फोर्स एक्ट करती है, दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास दोनों को ज्वाइन कर दो, उस लाइन पर ये एक्ट करेगी ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास ज्वाइन करने वाली लाइन के अलाउंग ये काम करती है। कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। पांचवी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, पांचवी प्रॉपर्टी है कि दूसरे मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है। आसपास कोई मीडियम है या नहीं है, कौन सा मीडियम है, इस पर डिपेंड नहीं करती। जैसे कि मैं दो मासेस लूं, दो मासेस लूं मैं m1 m2, इनके बीच में एयर है। मैंने देखा कि एक दूसरे के बीच में इन पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स 2 न्यूटन की है, 2 न्यूटन से। फिर मैं क्या करूं, फिर इस वही वही बिल्कुल एग्जैक्टली वही उन्हें लेकर मैं डुबो दूं पानी में। इन्हें मैंने डुबो दिया, किसमें डुबो दिया, इनमें मैंने वाटर में डुबो दिया, वाटर में डुबो दिया। तो अब मैं इनको देखूं तो अब भी इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच में उतनी की उतनी रहेगी जितनी पहले एयर में थी। इसका मतलब इनके बीच लगने वाली जो फोर्स है वो इस बात पर डिपेंड नहीं है कि दोनों बॉडीज के बीच में कौन सा मीडियम आ रहा है, मीडियम है भी या नहीं है। मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, इंटरवेनिंग मीडियम पर डिपेंड नहीं करती ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरवेनिंग मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगी। एक और प्रॉपर्टी इसकी है, क्या प्रॉपर्टी है कि ये आसपास की किसी दूसरी बॉडी पर डिपेंड नहीं करती। जैसे कि दो बार, अच्छा एक पहले एक दूसरी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करें। जैसे ये m1 है और m2 है, मैंने दो मासेस लिए। सपोज ये आपका था आयरन और ये था आपका स्टोन, पत्थर। मैंने देखा इनके बीच में 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अब मैंने बिल्कुल m1 के बराबर ही, m1 के बराबर ही मैंने ले लिया वुड, m1 के बराबर, मास इसका सेम वही का वही। इस स्टोन के बजाय मैंने यहां ले लिया सपोज बर्फ, आइस ले लिया। तो मैं देखता हूं कि अब भी इनके बीच जो फोर्स है वो 3 न्यूटन ही है। मतलब ये हुआ
कि जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप साइज एंड द मटेरियल। लोहे लोहे के बीच अगर फोर्स लग रही है तो लोहे लकड़ी के बीच भी लगेगी, लोहे के पत्थर के बीच भी लगेगी, पत्थर पत्थर के बीच भी लगेगी। अगर मास सेम है तो सेम फोर्स लगेगी उसके बीच। मटेरियल पर डिपेंड नहीं है, बॉडी के मटेरियल पर डिपेंड नहीं है कि बॉडी किस चीज की बनी हुई है। क्लियर हो इतनी बात? मास पर डिपेंड है, डिस्टेंस पर डिपेंड है, शेप पर भी डिस्टेंस डिपेंड नहीं है, शेप और साइज पर भी डिपेंड नहीं है, शेप और साइज पर डिपेंड नहीं है जब तक कि आपने इनके सेंटर ऑफ मास के बीच के डिस्टेंस को बनाकर रखा हुआ है। सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस जब तक आपने मेंटेन कर रखी तब तक डजंट मैटर। देखो एक बॉडी है ये इस शेप की है, यहां इसका सेंटर ऑफ मास, दूसरी बॉडी में स्फेरिकल ले रहा हूं, ये सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये तो आयरन का टुकड़ा था, अब मैंने क्या करा, लकड़ी का ले लिया स्फीयर। लकड़ी का स्फीयर तो भाई इतने ही, अगर मैं 10 किलो का आयरन का टुकड़ा ले रहा हूं तो 10 किलो लकड़ी तो बहुत बड़ी बैठेगी क्योंकि लकड़ी हल्की होती है। 10 किलो लकड़ी ये ले ली मैंने यहाँ, तो शेप बदल गया ना, शेप बदल गया। लेकिन अगर ये 10 केजी था, आयरन था, 10 केजी आयरन, ये मैंने लिया 10 केजी क्या ले लिया, वुड ले लिया। और 10 किलो का ही आयरन का भी ले रहा हूं, लेकिन 10 किलो का आयरन का मैंने खोखला गोला ले लिया, इसका भी सेंटर ऑफ मास ही, ये भी आयरन का, ये क्या है लेकिन ये शेल है, खोखला गोला आयरन का। दूसरा बॉडी, इसका सेंटर ऑफ मास मैंने वहीं का वहीं रखा, इसका सेंटर ऑफ मास और मास सब सेम रखा, तो पता लगा अब भी इनके बीच में जो फोर्स है वो ज्यों की त्यों है। सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस अगर आप मेंटेन रखे हुए हैं, कांस्टेंट रखे हुए हैं, तो बॉडी का शेप साइज कुछ भी आप ले लो, इनके बीच लगने वाली फोर्स सेम बनी रहती है। चाहे बॉडी खोखली है, सॉलिड है, लोहा है, पत्थर है, मिट्टी है, लकड़ी है, कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। अगर ये वाली रॉड होगी तो रॉड का सेंटर ऑफ मास अगर वहीं का वहीं रखा हुआ आपने, सपोज ये बॉडी यहाँ रखी सेंटर ऑफ मास, और ये आपने रॉड ले ली, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पहुंच गया तो गड़बड़ हो जाएगी। सेंटर ऑफ मास अगर आपने वहीं बना के रखा तो अब भी वही की वही फोर्स रहेगी। शेप पे भी डिपेंड नहीं है, शेप पे भी डिपेंड नहीं है, साइज पे भी डिपेंड नहीं है, बस शर्त क्या है, सेंटर ऑफ मास अगर आपने सेम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो चाहे कोई भी शेप बदल दो, चाहे साइज बदल दो, या आप कोई भी मटेरियल बदल दो, फोर्स आपकी जो की त्यों बनी रहेगी। करेक्ट। और अगला क्या है इसका, एक कैरेक्टर और है इसमें, क्या कि ये किसी दूसरे, तीसरी, चौथी, पांचवी बॉडी के प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करती। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था m1, एक बॉडी और मैंने यहाँ रखी है, ये इसका मास है m2, मैंने देखा कि इनके m1 और m2 के बीच में फोर्स लग रही थी 2 न्यूटन 2 न्यूटन की। अगली बार मैंने क्या काम किया, अगली बार ये m1 था और m2 था वहीं का वहीं रखे हुए बिल्कुल अपनी जगह, मैंने एक तीसरा पार्ट बॉडी और यहाँ रख दी, ये m3 भी रख दिया। तो अब क्या बन रहा है देखो, m1 और m2 के बीच में फोर्स काम करेगी, ये तो m1 और m2 के बीच की फोर्स हो गई। फिर एक फोर्स काम करेगी कहाँ, ए इस लाइन पर, m1 और m3 के बीच में, m1 और m3 के बीच में, मैं लिखूंगा इसे F12, मैं लिखूंगा इसे F13, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड बॉडी, ये m2 है आपका। और इस फोर्स को लिखूंगा F21, फोर्स ऑन सेकंड बॉडी, किसके कारण, पहली के कारण, फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। इस पर जो फोर्स लगी मैं उसको लिखूंगा F31, फोर्स ऑन थर्ड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। और एक फोर्स इनके बीच भी तो काम करेगी, ये इसको मैं क्या लिखूंगा, F23, फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू थर्ड बॉडी। और इस वाले को मैं क्या लिखूंगा, इस लिखूंगा F32, फोर्स ऑन थर्ड बॉडी ड्यू टू सेकंड बॉडी, फोर्स ऑन थर्ड बॉडी ड्यू टू सेकंड बॉडी। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई, लेकिन जब मैं ये देखूंगा पहले m1 m2 के बीच कितनी फोर्स लग रही थी, अब m1 m2 के बीच कितनी फोर्स लग रही, पता चला वही का वही 2 न्यूटन। ठीक है, कुछ नई फोर्सेस भी डेवलप हो गई, कुछ नई फोर्स आ गई, नई डायरेक्शन में नई फोर्स आ गई, लेकिन जो फोर्स लग रही थी इनके बीच में वो ज्यों की त्यों लगी रहेगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। दूसरी बॉडीज अगर यहाँ कोई और आ गई, उनके बीच भी फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन पहले ही से जो फोर्स लग रही थी बॉडीज के बीच में उनमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज,
दूसरी बॉडीज के प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करती। सन और अर्थ के बीच में जितना फोर्स लग रहा है वो उतना ही लगा रहेगा, बाकी चाहे प्लैनेट सोलर सिस्टम में रहें या ना रहें। प्रखर साहब ये कह रहे हैं कि जी ये दोनों बॉडी यहां रखी हुई थी, मैंने एक बॉडी यहां रख दी, एक बॉडी यहां रख दी, ये तो एक बॉडी यहां रख दी, ये M4 हो गई और ये M5 हो गई। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक है भाई, इनके बीच फोर्स लगने लगेगी, लेकिन M1 और M2 के बीच जो फोर्स लग रही थी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये नहीं है कि इसके बीच में दीवार आ गई, अगर ये दीवार आ गई है तो M1 और M2 के बीच में फोर्स कम हो जाएगी। मतलब ये आपका चूहा था, यहाँ हाथी था, इनके बीच में फोर्स लग रही थी, दोस्ती थी बहुत प्यारी इनके बीच में, दोनों दोस्त थे एक दूसरे के, ठीक है। इनके बीच में क्या करा, शेर था जंगल का, उसने कहा भाई इनकी दोस्ती बहुत कैड़ी वाली है, एक काम करो इनके बीच में दीवार लगा दो, आज के बाद ये दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, आज के बाद इन दोनों को मिलने भी नहीं दिया जाएगा। दीवार खड़ी कर दी इनके बीच में, अमिताभ बच्चन वाली। मगर चूहे ने हाथी ने कहा शेर साहब हम कोई ऐसे वैसे दोस्त नहीं है, हमारी दोस्ती पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप दीवार क्या पहाड़ खड़ा कर दो हमारे बीच में, हमारी दोस्ती जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। फोर्स डज नॉट चेंज, डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। दूसरी बॉडी बीच में आ गई, यहाँ आ गई, वहां आ गई, इधर उधर आ गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फोर्स जितना लग रहा है, जितनी दोस्ती है इनके बीच में उतनी ही बनी रहेगी, दीवार भी खड़ी कर दो चाहे पहाड़ खड़ा कर दो। क्लियर हुई सबको बात, समझ आइए? सुचितन प्रियांशु बोल रहे हैं नेट फोर्स। अब नेट फोर्स तो चेंज हो ही जाएगी भाई, देखो ध्यान से देखो, अगर केवल दो बॉडीज हैं आपकी M1 और M2, तो बस नेट फोर्स कितनी है, M2 पर केवल एक ही तो फोर्स है F21। लेकिन अगर यहां अगर आपके आ गई है, मैं ये रेड वाली इन दोनों बॉडीज को हटा रहा हूं फिलहाल, ये मत सोचो, तो अब इस M2 पर दो फोर्सेज हैं, एक फोर्स ये रही, एक फोर्स ये रही। अब इन पर नेट फोर्स कितनी होगी, नेट फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, वही बात है, वही पैरेललोग्राम लॉ बनाओगे, दिस इज द नेट फोर्स, दिस इज द नेट फोर्स। अब ये वाली नेट फोर्स मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी इस वाली से तो अलग ही हो जाएगी। हम नेट फोर्स की बात कर ही नहीं रहे, हम नेट फोर्स की बात कर ही नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज। दो बॉडीज के बीच जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ और नई फोर्स डेवलप हो गई तो इस बॉडी पर नेट फोर्स जरूर बदल जाएगी। हम बात कर रहे हैं सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, नेट फोर्स की बात हम नहीं कर रहे। कोई और कंफ्यूजन किसी को?